सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एनआईटी दिल्ली का। जी हाँ, एनआईटी दिल्ली का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं बीटेक कोर्स के लिए। तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सके, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से ब्रांच में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस ब्रांच में कितनी सैलरी जाती है, इंटर्नशिप क्या है और कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, स्कॉलरशिप कैसा आपको मिल सकता है ताकि आप फीस में आपको कुछ राहत मिल जाए। तो पूरा वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि इसी तरीके का रोज़ एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे। अगर कॉलेज के ओवरव्यू की बात करूं तो ये एक गवर्नमेंट का कॉलेज है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड है। अगर मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कब हुआ था तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। अभी जो इसका करंट कैंपस साइज है वो 13 एकड़ का है, लेकिन इसका जो अपकमिंग कैंपस साइज है वो 51 एकड़ का। अपकमिंग इन द सेंस जो इसका नया कैंपस बनने वाला है वो 51 एकड़ में होगा। अभी ये टेम्पररी कैंपस में चल रहा है क्योंकि 13 एकड़ का है। कोर्सेज की मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD जैसे कोर्स कराए जाते हैं और इसको NITD के नाम से भी जाना जाता है। ये वेल नोन है, NITD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली का शॉर्ट फॉर्म होता है। करंटली जो है NITD का जो कैंपस है IIMR नरेला के कैंपस में इसका कैंपस चल रहा है। अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो इसमें जो है 5 डिपार्टमेंट्स आज के डेट में रन कर रहे हैं, जिसमें अप्लाइड साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे चल रहा है आज के डेट में। तो बात करते हैं कोर्स का। कोर्स तो यहाँ पे तो बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन मैं यहाँ पे बीटेक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिव्यू का जो बेस है वो बीटेक कोर्स के बेसिस पे ही है। बीटेक में यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इन तीनों कोर्सेज के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करूं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है, तो आपका क्लास 12th होना चाहिए और उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक और ट्विस्ट है कि आपके क्लास 12th में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अब आती है मार्क्स की बात। तो अभी तक क्या था कि आपका जो एडमिशन होता था NIT में उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये थी कि आपका क्लास 12th में 75% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो रिजर्व में छूट थी, तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 75% होना कंपलसरी था, लेकिन अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपका कितना भी परसेंटेज है क्लास 12th में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मान लो कि 33 पे पास है और आपको 30 आया तो आप बोलेंगे मैं तो एलिजिबल हूँ, ऐसा नहीं है। आपका पास होना भी जरूरी है, तो ऐसा ना सोचे कि आप। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पहला या दूसरा लिंक दे रखा है। अब वो देखो, वहाँ पे जो नए रूल्स हैं ना इस JEE मेन के एग्जाम के कि अब साल में 4 बार होगा और बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं कि कैसे कैलकुलेट करा जाएगा स्कोर को, रैंक में कैसे बदला जाएगा। तो वहाँ पर मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं। उस 8 पॉइंट्स को अगर आप सुन लोगे ध्यान से तो आपका पूरा ही डाउट क्लियर हो जाएगा JEE मेन के नए रूल्स और कैसे स्कोर से, किस स्कोर से आपका जो है रैंक तैयार करा जाता है, क्योंकि 4 बार होने वाला है। तो अब यहाँ पे भी बात कर लेते हैं एडमिशन का। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका JEE मेन का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है, यानी कि आपको JEE मेन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि JEE मेन के एग्जाम में जो भी स्कोर आता है, जोसा जो है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, यही रैंक तैयार करता है, ऑल इंडिया रैंक तैयार करता है उस स्कोर के बेसिस पे। और इस जोसा के थ्रू ही आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, तो ही जाकर के अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ी का। तो फ़ी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। फ़ी में एक है कि अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 6.6 लाख टोटल फ़ी लगेगा अप्रॉक्स फ़ी। एक और डिस्क्लेमर ये है जो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि फ़ी के मामले में आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या जिस स्पेशलाइजेशन या ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज अथॉरिटी से पता करें कि पार्टिकुलर ईयर में उस कॉलेज में इस ब्रांच या इस स्पेशलाइजेशन में क्या कुछ फ़ी लगता है। ये जो फ़ी है ये अप्रॉक्स एस्टिमेटेड फ़ी है, हो सकता है कि इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा फ़ी आपका लग सकता है अगर आप किसी पार्टिकुलर ईयर में हैं तो यहाँ पे आपको जनरल या OBC कैटेगरी से है तो 6.6 लाख तक का फ़ी लगेगा अप्रॉक्स। और साथ में टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये तब लगेगा जब आपकी फैमिली इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है तो ही लगेगा आपका इतना। अब
अगर आप जनरल ओबीसी से ही हैं तो आपको 3.3 लाख का फ़ी देना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 से लेकर के 5 लाख के बीच में आता है तो आपका फ़ी तकरीबन आधा हो जाता है। तो ये काफ़ी राहत की बात है। अगर ऐसे लोग हैं आप, या आप ऐसा स्टूडेंट है जिनकी फैमिली इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे फ़ी में कंसेशन ले सकते हैं। लेकिन अगेन फिर ये समझ में आता है कि यार जेईई का तैयारी इतना महंगा हो गया है ना, उसके बाद यहाँ तक पहुँचने वालों की तादाद बहुत ही कम हो जाती है। ये एकदम फैक्ट है। बहुत सारे लोग आगे कर लेते। अभी मैंने एनआईटी उत्तराखंड का एक वीडियो बनाया था, वीडियो का कंप्लीट रिव्यू बताया था, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था। मैंने आर्टिकल्स जो थे अलग अलग मैंने सभी न्यूज़ एजेंसीज़ के आर्टिकल उसमें लगाए थे, तकरीबन 8-10, ताकि कोई ये ना बोले कि तूने राइट विंग का लिया, लेफ्ट विंग का लिया, सेंट्रल का ले लिया, कि भैया इसमें कैसे आंदोलन भी हो गया था उसमें, कि उनका अपना कैंपस नहीं है, इस वजह से कैसा प्लेसमेंट पे भी असर पड़ रहा है, कैसे स्टूडेंट जो है इस कैंपस से उस कैंपस जाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो रहा है। फिर भी कुछ लोग आ गए कि भैया तुम तो आए एनआईटी को डिफेम कर रहे हो। मैंने कहा मैं डिफेम कहाँ कर रहा हूँ, ये तो सच है। अगर तुम बुरा हो और तुमको कोई बुरा बोले तो ये क्या है, तुम डिफेम करना तो नहीं है ना, ये रियलिटी है। तो ये भी एक रियलिटी है कि जेईई मेन की तैयारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो बाद में अगर आप फी में कॉन्सेशन भी कर देते कि कुछ आपको आधा फी लेगा, तो बेसलेस बात हो जाती है। हाँ, अगर जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हैं जो क्रैक करके पहुँचते हैं। सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी कुछ एक तो पहुँचते ही पहुँचते हैं, उनको बेनिफिट ये जरूर मिलता है, लेकिन मास को बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर मैं हॉस्टल के फ़ी की बात करूँ तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फ़ी में जो फैसिलिटी के नाम पे जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा, अप्रॉक्स टोटल पेमेंट आपको 1,45,000 रुपये तक का करना पड़ेगा, और जो रिफंडेबल फ़ी है वो 20,000 रुपये का आपका करना पड़ेगा। यानी कि तकरीबन आपका 1,70,000 के आसपास चला जाएगा होटल का खर्चा पूरा। लेकिन यहाँ पे भी है कि आप कॉलेज से पता करें कि एग्जैक्ट फी क्या, ये एस्टिमेटेड फी है। और अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ कॉलेज में, कॉलेज के पास काफी अच्छी फैसिलिटी है। हालांकि इनका अपना खुद का कैंपस नहीं है, टेम्पररी कैंपस है, लेकिन काफी जबरदस्त फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको वाईफाई कैंपस मिल जाता है, वाईफाई क्लासरूम मिल जाता है, यानी कि फुल्ली वाईफाई है कॉलेज का पूरा कैंपस। हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है, लेकिन कॉलेज कैंपस से काफी ज्यादा दूर है। वाईफाई जो फैसिलिटी है वो हॉस्टल्स में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो छोटा लाइब्रेरी है, लेकिन एक जो कंप्लेन यहाँ पे लाइब्रेरी के बारे में सबसे ज्यादा वो है कि अगर आप ST/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको पहले बुक मिलेगा। इसका सीधा सीधा नुकसान जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको होता है, क्योंकि उनको बाद में प्रेफर करा जाता है, तो अच्छे बुक्स निकल चुके होते हैं तब तक। तो ये कंप्लेन बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे आपको IT लैब यानी कि कंप्यूटर सेंटर की भी फैसिलिटी मिलेगी, जिम है बट टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे जिम है, एयर कंडीशंस क्लासरूम मिलेगा विद मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है, और स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। और फैसिलिटी में और अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बताया कि हॉस्टल जो कॉलेज कैंपस से काफी दूर है, तो जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है उनका जो हॉस्टल है वो 15 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, कॉलेज के जो अभी टेम्पररी कैंपस है उससे। और ये दिल्ली में पड़ता भी नहीं है, ये कुंडली हरियाणा में पड़ता है, तो काफी दूर है। हालांकि कॉलेज की तरफ से बस फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है जो कि काफी अच्छी चल रही है। बात करने के क्या स्कॉलरशिप को कुछ मिलता है क्या? आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे कॉलेज रिव्यू का, जिसमें इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप के बारे में उतना बात नहीं किया जाता। मेरा इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और प्लेसमेंट इस सब पे जरूर फोकस होता है, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फलाना कॉलेज में आप कैसे आसानी से गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, या उस कॉलेज के स्टूडेंट के पास कितनी महंगी कार है, या उस कॉलेज का लाइफ क्या रेप्लिकेट हो पाता है भैया स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से। मैं ये सब आपको नहीं बताने वाला, ये भी नहीं बताने वाला कि आपको कौन सी ब्रांड की दारू मिलती है उधर, या कौन सा सुट्टा और कौन सा गांजा मिलता है। ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब बेकार की बात है। कॉलेज का रिव्यू इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि वहाँ के स्टूडेंट्स के पास कैसी कार है, वो कौन सी मूवी वाली लाइफ वहाँ के स्टूडेंट्स जी रहे हैं। ये होना चाहिए कि वहाँ से पढ़ने के बाद आप क्या कुछ हाथ में लेके वापस आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज की बिल्डिंग और लाइफ ना कॉलेज में ही रह जाएगी। 4 साल बाद आपके आगे की 40 साल की लग जाएगी, अगर आपने अच्छे से कुछ नहीं करा तो हाँ, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और एक यहाँ पे एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस स्कॉलरशिप के। और मैंने इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएं और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको ये
स्कॉलरशिप मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने उसके फॉर्म का भी लिंक दे रखा है, अगर आप करंट स्टूडेंट हैं तो आप फिल कर सकते हैं। और अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं, जेईई मेन की, रैंक की, ऑल इंडिया जनरल की मैं बात करूंगा, और यहाँ पे मैंने 6 राउंड्स की बात करी। आपको ये देख के समझ में आ रहा हो कि मैंने 1 से लेकर के 6 राउंड तक का बात किया। आपको पहले राउंड में अगर मैं बताऊं, आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 5336 तक का जाने वाला है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 13,600 तक जा सकता है। वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं तो 10,865 तक जाने के चांसेस हैं। वहीं पर अगर मैं 6 राउंड की बात करूं, आप 1 2 3 4 वीडियो पॉज करके देख लें, आप चाहे तो उसको नोट भी कर लें। 6 राउंड की अगर मैं बात करूं तो 6983 जाने वाला है कंप्यूटर साइंस में। वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 18,291 तक का जाता है। और वहीं पे मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो 13,102 तक के चांसेस हैं। और अब बात करते हैं रैंकिंग की, तो एनआरएफ ने इसको टॉप 200 रैंक से बाहर रखा हुआ है। ये सोच के आपको मायूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि इसका परमानेंट कैंपस अभी नहीं है, वो बनने वाला है। तो जब तक वो बन नहीं जाता, बहुत सारे मार्क्स तो इसके वैसे ही कट जा रहे हैं, और एक बहुत ही नया है तो इसका बहुत ही पॉइंट्स तो इसी बात पे कट जा रहे हैं, तो ये रैंकिंग में थोड़ा नीचे चला जा रहा है। तो इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा एनआईटी कॉलेज है, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तब भी जब ये अभी परमानेंट कैंपस में ना हो करके टेम्प्रेरी कैंपस में, तो भी ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन इसकी जो एनआरएफ की रैंकिंग है वो 251 से लेकर के 300 के बीच में है, तो काफ़ी सही है। और वैसे भी रैंकिंग से कोई रिकॉग्निशन नहीं होती कॉलेज की। बात करते हैं कि इंटर्नशिप क्या है, तो इंटर्नशिप का रेट जो है, अगर सभी ब्रांचेज का आप मिला करके देखें तो तकरीबन 75% तक जाता है, 75% तक का इंटर्नशिप का रेट जाता है। स्टाइपेंड जो है एवरेज है, ना ज़्यादा मिलता है ना कम मिलता है, एवरेज आपको ठीक ठाक स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाता है। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी जो आपको सेकेंड ईयर में जाके मिलती है, तो ये भी आपको एक पॉइंट देखने वाली बात है। और आगे बात करूं अगर मैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट का रेट ऑलमोस्ट 100% है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो इस बार की तो 32 लाख पर एनएम का सीटीसी यहाँ पे गया है इस बार। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, डिस्पाइट कि ये नया कॉलेज है, काफ़ी नया एनआईटी है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, 7 लाख पर एनएम का सीटीसी जा रहा है यहाँ पे एवरेज में। और वहीं पे अगर मैं ब्रांच वाइज बात करूँ, यूट्यूब पे आप छान मारना, आपको ऐसे रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे कॉलेज के जिसमें आपको ब्रांच वाइज बताया जाएगा कि एवरेज प्लेसमेंट क्या कुछ जा रहा है। हाईएस्ट तो सब चिप देंगे किया, और एक ऐसे सोचने वाली बात होती है कि जो भी हाईएस्ट है वो सीएससी में ही जाएगा। डेफिनेटली आईटी और सीएससी के ब्रांचेज में हाईएस्ट जाते हैं तो वहीं से चिपका देते हैं, लेकिन मेरे रिव्यूज़ में आपको डेफिनेटली मिलेगा कि अलग अलग ब्रांचेज में क्या एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है, ताकि जब आप कॉलेज चूज़ करें तो आपको अच्छी से आसानी से ये समझ में आए कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस की एवरेज का, तो 11.2 लाख पर एनएम गया है। अब देखो कॉलेज का एवरेज 7 है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का 11.2 है, यानी कि इस कॉलेज में आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं तो आपका 7 से ज़्यादा, हमेशा एवरेज जो है 11.2 तक का लग सकता है जॉब। और अब बात करते हैं ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे 9 लाख है, यानी कि 9 लाख पर एनएम सीडीसी जा रहा है एवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप देखो कि 7 और 9 डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज घट के 6.4 लाख पर एनएम का सीटीसी जाता है। तो अब यहाँ देखो 7 और 6.4, तो ये डिफरेंसेस होता है जब आप ब्रांच वाइज देखते हैं और कॉलेज वाइज देखते हैं। तो ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए कि जो टोटल होता है वो ब्रांच को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। कुछ ब्रांच में बहुत ज़्यादा एवरेज होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन सबको मिला देते हैं तो एक मोटा मोटा सा लाइन आपको दिखता रहता है। एक्चुअल में वो फिगर कहीं टिकता ही नहीं है। अगर प्लेसमेंट में मैं आपको पिछले 4 साल का डेटा बताऊं तो आपको ये चार्ट देख करके कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि 4 साल में एवरेज क्या कुछ जा रहा है। अलग अलग ब्रांचेस का भी मैंने लिया, क्योंकि हमारा जो रिव्यू होता है वो ब्रांच के बेसिस पे भी आपको प्लेसमेंट जरूर बताया जाता है।